मैक्सिकन कार्टेल लंबे समय से अमेरिका की हिट लिस्ट में रहा है, मुख्यतः इसीलिए क्योंकि वे लगातार अपने जहरीले ओपियोइड, खासकर फेंटेनाइल, अमेरिका मेक्सिको सीमा पार से लाते रहे हैं। हालांकि लाल फीताशाही और मेक्सिको की संप्रभुता के वैध दावों ने इसे मुश्किल बना दिया है, फिर भी अमेरिकी नौसेना ने आखिरकार उन पर कड़ा प्रहार करने का फैसला किया है और इसके परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी सरकार ने अचानक अपना रुख क्यों बदल दिया? क्या यह मैक्सिकन कार्टेलों के लिए अंत का संकेत हो सकता है? हमारे साथ जुड़ें और जानें कि अमेरिकी नौसेना कुछ कार्टेल प्रयोगशालाओं पर हमला करने की तैयारी में है। दुनिया में ऐसे बहुत कम भौगोलिक स्थान हैं जो मेक्सिको की खूबसूरती से मेल खाते हों, चाहे वह उष्णकटिबंधीय इलाके हों या फिरोजा नीले पानी वाले उसके प्राचीन सफेद रेतीले समुद्र तट। लेकिन इस खूबसूरत विरासत के बीच उससे भी आगे कुछ और भयावह छिपा है। एक कैंसर, एक सड़ांध जिसने देश के ताने बाने को गहराई से खा लिया है। मादक पदार्थों का निर्माण और तस्करी, हर स्तर पर मानव तस्करी, हथियार और यहाँ तक कि चोरी की कलाकृतियों की तस्करी, और इन सब के केंद्र में कार्टेल। हालांकि उन्होंने मैक्सिकन खुफिया एजेंसियों के साथ लड़ाई को आराम से अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन अपनी मशीनरी, हथियारों और गोला बारूद की विशालता के कारण उनके पास इस नई ताकत के शीर्ष पर अच्छी तरह से प्रशिक्षित भाड़े के सैनिकों के साथ एक छोटा मिलिशिया खड़ा करने के लिए लगभग पर्याप्त है। हालांकि मेक्सिको एक संप्रभु राज्य होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका दूर से ही इस पर नजर रख रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिए जाने वाले किसी भी सैन्य कार्यभार को सहजता से अस्वीकार कर रहा है और उन्हें केवल कार्टेलों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करने की अनुमति दे रहा है। हालांकि हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया है, क्योंकि खुफिया निगरानी और टोही मिशन अब उनके लिए पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि एक ऐसा देश जिसने हमेशा नियमों का पालन किया है और मिसाल कायम की है, अचानक सावधानी को दरकिनार करके उन पर सीधा हमला क्यों करेगा? हालांकि मैक्सिकन कार्टेल लगातार अवैध पदार्थों की आपूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा के पार जमीन के रास्ते करते रहे हैं, जहां से उन्हें सबसे ज्यादा कमाई होती है, लेकिन हाल ही में उन्होंने इसे बदल दिया है। खासकर जब से ऐसी खबरें आई हैं कि अमेरिकी ड्रोन मेक्सिको के बेहद रणनीतिक स्थानों पर उड़ान भर रहे हैं, जहां कार्टेल फेंटेनाइल जड़ तैयार करते हैं, जिसने 2013 से अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका में 70,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। ये देखकर कि संयुक्त राज्य अमेरिका फेंटेनाइल और अन्य अवैध पदार्थों के परिवहन के उनके चतुर तरीकों को समझने लगा है, खासकर जब से उन्हें ड्रोन के इस्तेमाल का पता चला है। मैक्सिकन कार्टेल और उनके सबसे बड़े सफेद पाउडर वाले ओपियोइड आपूर्तिकर्ता कोलंबिया ने एक नई योजना बनाई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने नशीले पदार्थों की ढुलाई के लिए अर्ध पनडुब्बी जहाजों का इस्तेमाल करते हुए समुद्र का ज्यादा इस्तेमाल करने का फैसला किया। कोलंबियाई कार्टेल को सबसे खतरनाक कार्टेलों में से एक माना जाता है। वे 1980 के दशक से ही संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, खासकर प्रसिद्ध कोकीन डीलर और मेडेलिन गिरोह के नेता के जीवन काल में, जो इतने बहादुर थे कि उन्होंने प्रशांत महासागर के रास्ते 80 टन से ज्यादा अवैध पदार्थों को संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंचाया, जबकि उन्हें अमेरिकी नौसेना से भी भिड़ने का डर था। हालांकि समय बदल गया है और कोलंबियाई कार्टेलों ने कुछ मैक्सिकन कार्टेलों, खासकर सिनालोअन कार्टेल के साथ समझौता कर लिया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लगातार एक कांटा रहा है। हालांकि अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि मैक्सिकन सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका को मैक्सिको में किसी भी तरह की सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने से हिचकिचा रही है, इस डर से कि इससे वे कमजोर दिखेंगे और कार्टेल जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जैसा उन्होंने ओविडियो गुज़मैन की हत्या के समय किया था, जिसमें गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों में से एक की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसने उसे सलाखों के पीछे डाला था। 28 अक्टूबर 2021 को तेजी से आगे बढ़े, जब संयुक्त राज्य अमेरिका से रिपोर्टें आईं
कि मैक्सिकन ड्रग सिंडिकेट्स ने अपने क्षेत्र और व्यापार करने के तरीकों का विस्तार करना शुरू कर दिया है, उनके पद चिन्ह तट से तट तक फैले हुए हैं। सितंबर 2021 में कार्यवाहक संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी करेन हॉपमैन ने घोषणा की कि 6 कोलंबियाई लोगों ने नार्को पनडुब्बी पोत का उपयोग करके मैक्सिको में सिनालोआ कार्टेल को 19,000 किलोग्राम से अधिक कोकीन की तस्करी करने के लिए इन जहाजों का उपयोग करने की साजिश के लिए दोषी ठहराया। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के बयान के अनुसार 6 कोलंबियाई लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन का हिस्सा होने की बात कबूल की है, जो नार्को पनडुब्बियों को भेज रहा है। जैसा कि वे लोकप्रिय रूप से मेक्सिको के एक राज्य ओक्साका में कुख्यात सिनालोआ कार्टेल के सदस्यों के लिए प्रशांत महासागर में भेज रहे हैं। हालांकि जमीन और हवा के पार इन अवैध पदार्थों का परिवहन सबसे लोकप्रिय प्रवचन रहा है, लेकिन कोई भी उस नुकसान के बारे में बात नहीं करता है जो वे 2020 के शुरुआती दिनों तक प्रशांत के अनजान पानी में कर रहे हैं। अचानक ऐसी खबरें आने लगीं जो 2015 और 2016 की हैं, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले कोलंबिया से मैक्सिको के लिए हजारों किलोग्राम पाउडर नशीले पदार्थों को ले जाने वाले 3 जहाजों को रोका था। संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने बड़े नशीले पदार्थों के बाजार और लक्षित दर्शकों में बदलने के पीछे का तर्क समझना बहुत आसान था। एक औसत अमेरिकी नशीले पदार्थों के छोटे छोटे ग्रामों पर खर्च करने लायक कमाई कर लेता है। इसीलिए जहां एक ओर वे अपने शेड्यूल के साथ तालमेल बिठाने और संयुक्त राज्य अमेरिका की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में काम करने के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे उस साहस की तलाश में रहते हैं जो उन्हें ड्यूटी के लिए फिट रखे और आने वाले दिनों का सामना करने में सक्षम बनाए। लेकिन यहीं पर नुकसान भी है, लत। हालांकि इन आपराधिक संगठनों के पास बहुत पैसा है, फिर भी वे किसी को पनडुब्बी बेचने के लिए कैसे राज्य कर पाते हैं? ये नार्को पनडुब्बियां खास तौर पर खरीदी नहीं जाती, इसलिए इनका पता लगाना मुश्किल होता है। ये पनडुब्बियां हाथ से बनाई गई हैं और इन्हें समुद्री रंगों में रंगा गया है ताकि इन्हें कम देखा जा सके और ये विरोधी ताकतों, खासकर अमेरिकी पनडुब्बियों या उससे भी ज्यादा खतरनाक उनके युद्धपोतों से छिप सकें। जरा सोचिए कि कुछ हाथ से बनाई गई नशीली दवाओं की पनडुब्बियां ड्रग्स ले जा रही हैं और यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन से भिड़ने का फैसला कर रही हैं। समुद्र के इस विशालकाय जहाज से भिड़ना किसी आत्मघाती मिशन से कम नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी अब समझ गई है कि वह न केवल जमीन और हवा में बल्कि पानी में भी कार्टेलों से लड़ रही है। हालांकि कार्टेलों का पूरी तरह से मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल रहा था, क्योंकि वे इतने चतुर थे कि अपनी प्रयोगशालाएं ऐसे देश में चला सकते थे जहां वे सैन्य क्षमताओं का मुकाबला कर सकते थे। लेकिन हाल ही में भाड़े के सैनिकों की भर्ती, लगातार तैनाती और अपनी हस्त निर्मित पनडुब्बियों के सफल उपयोग ने उन्हें और मजबूत बना दिया है। इस बार ऐसी अफवाहें हैं कि नार्को पनडुब्बियों को अब तोपों से सुसज्जित किया जा रहा है और वे इतनी उन्नत हो गई हैं कि रडार की पकड़ में भी नहीं आ पाएंगी। हालांकि ये नार्को पनडुब्बियां केवल मध्य अमेरिका से उत्तरी अमेरिका तक सफेद पाउडर वाले नशीले पदार्थों को पहुंचाने के लिए डिजाइन की गई थीं। कोलंबियाई और मैक्सिकन कार्टेल और भी साहसी हो गए हैं। उन्होंने अपनी पनडुब्बियों में छोटी प्रयोगशालाएं बनाने का फैसला किया है, जिससे कर्मचारियों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई है और उत्पादन दर लगभग दोगुनी हो गई है और पहले के $100 मिलियन से 20% अधिक लाभ कमाया जा रहा है। हालांकि इन ओपियोइड खलनायकों पर हमला करना संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मुश्किल था, लेकिन समुद्र में उन्हें पकड़ना उन्हें आसान शिकार बनाता है और यहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना की भूमिका आती है। जबकि समुद्र पर संलग्नता के नियम भी हैं, कुछ ऐसे निषेध क्षेत्र भी हैं जो कुछ ग्रे क्षेत्रों की पेशकश करते हैं, जिनका लाभ किसी भी देश की नौसेना द्वारा खुले पानी में गश्त करने के लिए उठाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र समुद्र के कानून सम्मेलन के अनुसार, जिसे आमतौर पर UNCLOS के रूप में जाना जाता है, समुद्र में संलग्नता के प्रस्तावित नियम हैं जो भूमि पर संलग्नता को नियंत्रित करने वाले कानूनों से जुड़ी
नौकरशाही जटिलताओं के बिना अपराधियों की गिरफ्तारी की सुविधा प्रदान करते हैं। यद्यपि समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अनुच्छेद 3 में कहता है कि प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्रीय समुद्र की चौड़ाई को उस सीमा तक स्थापित करने का अधिकार है जो सम्मेलन के अनुसार निर्धारित आधार रेखाओं से मापी गई 12 समुद्री मील से अधिक नहीं हो सकती है, जिससे प्रत्येक राष्ट्र को अपने खुले जल क्षेत्र की चौड़ाई को सुलझाने का मौका मिलता है। ऐसे कानून भी हैं जो किसी अन्य राज्य के नौसैनिक बलों द्वारा सद्भावनापूर्वक दुर्भावनापूर्ण इरादे से समुद्री डाकुओं के जहाजों या अन्य जहाजों को पकड़ने की अनुमति देते हैं। कुछ संदर्भों के लिए अनुच्छेद 105 में यह प्रावधान है कि खुले समुद्र में या किसी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी भी अन्य स्थान पर प्रत्येक संबंधित राज्य समुद्री डाकुओं के जहाज या विमान या समुद्री डकैती द्वारा कब्जा किए गए और समुद्री डाकुओं के नियंत्रण में किसी जहाज या विमान को जब्त कर सकता है और उस पर मौजूद व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकता है और उसकी संपत्ति जब्त कर सकता है। जब्ती करने वाले राज्य की अदालतें लगाए जाने वाले दंडों पर निर्णय ले सकती हैं और सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले तृतीय पक्षों के अधिकारों के अधीन जहाजों, विमानों या संपत्ति के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई का भी निर्धारण कर सकती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि का अनुच्छेद 105 अमेरिका के लिए इन नार्को पनडुब्बियों को मेक्सिको के तट पर पहुंचने और मैक्सिकन कार्टेलों के हाथों में पड़ने से पहले ही खोजकर नष्ट करने की पहल करने का एक आदर्श माध्यम है। अब युद्ध छिड़ गया है। अमेरिकी नौसेना ने हमेशा समुद्र में तस्करों को रोकने की पहल की है। इसीलिए कोलंबियाई मैक्सिकन नार्को पनडुब्बियों का उदय एक स्वागत योग्य चुनौती थी। समुद्र में उनकी सफलता का इतिहास अमेरिका में शराबबंदी के दौर से जुड़ा है, जब तस्कर अधिकारियों से बचने के लिए छोटी नावों से समुद्र में घूमते थे और यह उनके लिए तब तक कारगर रहा जब तक कि यह उनके लिए कारगर नहीं रहा। हालांकि कोलंबियाई कार्टेलों ने 2000 के दशक की शुरुआत में नार्को पनडुब्बियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। हालांकि उस समय यह कोई आधिकारिक शब्द नहीं था, लेकिन अधिकारियों को कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में एक छोटी पनडुब्बी का हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला, जो अभी तक पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई थी। शुरुआत में ये अर्ध पनडुब्बियां थीं, क्योंकि लकड़ी और फाइबर ग्लास से बनी होने के कारण डिजाइन में खामी के कारण इन्हें खुले पानी में पूरी तरह से नहीं उतारा जा सकता था। समय के साथ इनके डिजाइन और भी उन्नत होते गए हैं, जिनमें धातु के पतवार और परिष्कृत नेविगेशन सिस्टम शामिल हैं। कुछ समय तक ये मानव रहित हुआ करते थे और एक जीपीएस सिस्टम से संचालित होते थे, जो उन्हें बताता था कि उन्हें कहां जाना है। हालांकि समय के साथ उन्होंने इन पनडुब्बियों को और भी मजबूत बनाने के तरीके खोज निकाले, ताकि ये पूरी तरह से पानी में डूबी रहें और पश्चिमी नौसेनाओं, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए लगभग अदृश्य हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रचारित युद्ध छेड़ रखा है और यह सही भी है। हालांकि कार्टेल इस पनडुब्बी के जरिए अपने पाउडर वाले ओपियोइड सफलतापूर्वक ले जा पाए हैं, क्योंकि इसकी पहचान नहीं हो पाती और यह छिप कर काम कर सकती है। लेकिन अमेरिका ने जल्द ही इसका मुकाबला करने का एक तरीका विकसित कर लिया। कम ऊंचाई और पानी के नीचे काम करने की क्षमता के कारण नार्को पनडुब्बियों का पता लगाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। नौसेना और तटरक्षक जहाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक रडार और सोनार सिस्टम अक्सर अप्रभावी होते हैं। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी जैसी उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया, जिन्हें उपग्रह निगरानी और पानी के भीतर ध्वनिक सेंसर के रूप में जाना जाता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल और नौसेना ने 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत से ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के समर्थन से उन्हें पहली वास्तविक सफलता 2000 के दशक के मध्य में मिली। 2006 में कोस्टा रिका से 166 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक अमेरिकी पनडुब्बी को जब्त कर लिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के तटरक्षक बल ने इसे बिग फुट नाम दिया, क्योंकि उन्होंने इसके अस्तित्व की अफवाहें सुनी थीं, लेकिन इस खोज से पहले कभी किसी को नहीं देखा था। 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुल 3 जहाजों का पता लगाया और उनका अनुमान था
कि 2007 में दक्षिण अमेरिका से 25 से 40 सेमी सब रवाना हुए। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका अभी भी इस बात की खुफिया जानकारी जुटा रहा था कि कोलंबियाई कार्टेल रोजाना कितना माल ले जा रहे थे, और उन्हें पता चला कि नार्को पनडुब्बियां रोजाना 1 टन तक पाउडर युक्त ओपियोइड ले जा रही थीं, और उन्होंने मेक्सिको और विस्तार से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर जाने वाली 6 पनडुब्बियों का पता लगाया। आखिरकार कोलंबियाई सुरक्षा बलों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने का संयुक्त राज्य अमेरिका का फैसला रंग लाया, जब उन्होंने एक ऐसे अपराधी को पकड़ा जिसने मामले को पूरी तरह से उजागर कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कार्टेलों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के बाद उन्होंने हेरोल्ड मॉरिसियो पोवेदा को गिरफ्तार कर लिया, जो मैक्सिकन कार्टेलों और कोलंबियाई ओपियोइड सिंडिकेट के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी था। एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी होने के नाते जो मुख्य रूप से ओपियोइड के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध और कार्टेलों के नागरिकों पर इसके घातक परिणामों के लिए जिम्मेदार है, हेरोल्ड मॉरिसियो पोवेदा से पूछताछ की तैयारी की जा रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसी जैसे कि संघीय जांच ब्यूरो या आम बोलचाल में FBI और ड्रग प्रवर्तन एजेंसी, जिसे DEA भी कहा जाता है, को अपराधी से पूछताछ करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें कुछ परिचालन सीमाओं का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। हालांकि केंद्रीय खुफिया एजेंसी, जिसे CIA भी कहा जाता है, को जॉर्ज W. बुश प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अधिकृत दुनिया भर के दूरदराज के इलाकों जैसे अबू गरीब, बगराम बुखारेस्ट और ग्वांतानामो बे में केंद्रीय खुफिया एजेंसी, रक्षा खुफिया एजेंसी या DIA और अमेरिकी सशस्त्र बलों के विभिन्न घटकों द्वारा बंदियों को व्यवस्थित यातना देने के एक कार्यक्रम के तहत एक दुर्दांत अपराधी या आतंकवादी से जानकारी निकालने की छूट है। इस्तेमाल की गई विधियों में पिटाई, विकृत तनाव की स्थिति में बांधना, हुड पहनाना, बहरा कर देने वाले शोर में रखना, नींद में खलल डालना, मति भ्रम की स्थिति तक नींद से वंचित करना, भोजन, पेय और घावों के लिए चिकित्सा देखभाल से वंचित करना, साथ ही पानी में डुबोना, दीवार में बांधना, यौन अपमान, यौन हमला, अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड में रखना और छोटे ताबूत जैसे बक्से में बंद करना शामिल था। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है, फिर भी CIA के कुछ गुप्त ठिकाने हैं जिन पर कोई निगरानी नहीं है, जिससे कानून में एक खामी पैदा होती है। दुर्भाग्य से हेरोल्ड मॉरिसियो पोवेदा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने उस समय इस पूछताछ तकनीक को रद्द नहीं किया था। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया गया और उन्होंने एक ऐसी जानकारी का खुलासा किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। उसने कबूल किया कि कोलंबिया के क्रांतिकारी सशस्त्र बल, जिन्हें FARC भी कहा जाता है, नार्को पनडुब्बियों के निर्माण के पीछे थे और अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने हेतु सिनालोआ कार्टेल के साथ सहयोग कर रहे थे, जो एक बेहद संगठित अपराध था। कोलंबिया के क्रांतिकारी सशस्त्र बल एक मार्क्सवादी लेनिनवादी गुरिल्ला समूह थे, जो न केवल पूरी तरह से सशस्त्र थे, बल्कि कोलंबिया के सशस्त्र बलों के खिलाफ अपने दम पर एक छोटा मोटा युद्ध भी छेड़ने में सक्षम थे, लगभग वैसे ही जैसे सिनालोआ कार्टेल और जल्सको न्यू जनरेशन कार्टेल मेक्सिको में कर रहे हैं। 2020 के दशक की बात करें, खासकर मई 2025 के 8वें दिन तो कार्टेलों पर कड़ी कार्रवाई करने का संयुक्त राज्य अमेरिका का फैसला आखिरकार रंग लाया। हालांकि अधिकार क्षेत्र की समस्याओं ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया, लेकिन रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्होंने कोलंबियाई नौसेना को देश के प्रशांत तट पर एक अर्ध पनडुब्बी जहाज के बारे में जानकारी दी थी। उस जानकारी के आधार पर कोलंबियाई नौसेना ने देश के प्रशांत तट पर रोकी गई नार्को पनडुब्बी का एक आधिकारिक वीडियो जारी किया। साथ ही अधिकारियों और एक खोजी कुत्ते को जमीन के नीचे दबे कोकीन के भंडार का पता लगाते हुए दिखाया। नौसेना ने एक सैन्य नाव के बगल में तट पर रखे कथित नशीले पदार्थों के 100 से ज्यादा पैकेटों की एक तस्वीर भी जारी की। अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए कोकीन की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग $30 करोड़ है। कोलंबिया के लिए यह एक बड़ी जीत तो थी ही, साथ ही अमेरिका के लिए भी यह उतनी ही बड़ी जीत थी जहां ओपियोइड का भारी कारोबार होता है।
नौसेना ने बताया कि ये नशीले पदार्थ नौरिनो में पकड़े गए, जो कोलंबिया के प्रशांत तट पर इक्वाडोर की सीमा से लगा एक क्षेत्र है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया या उनका मानना है कि अर्ध पनडुब्बी पर लदी नशीले पदार्थों की खेप कहां जा रही थी। अधिकारियों ने बताया कि समुद्र में 3000 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई, जबकि दबे हुए ठिकानों से 270 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई। हालांकि यह गिरोह अपनी पनडुब्बियों के डिजाइन में लगातार सुधार कर रहा है, जिससे अमेरिकी नौसेना के लिए इसका पता लगाना एक चुनौती बन गया है। कुछ संदर्भों में पूरी तरह से जलमग्न होने वाले जहाज या एफएसवी, जैसा कि इन्हें आमतौर पर कहा जाता है, नार्को पनडुब्बी का सबसे उन्नत प्रकार है, जो पूरी तरह से पानी के नीचे, अक्सर सतह से लगभग 30 फीट नीचे तक गोता लगाने में सक्षम है। ये 10 टन तक भारी मात्रा में पार्टी पाउडर ले जा सकते हैं, रडार से अदृश्य होते हैं और उन्नत जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम से लैस होते हैं। हालांकि यह एक उल्लेखनीय निर्माण है, लेकिन इसे बनाना अविश्वसनीय रूप से महंगा है। इसकी लागत 2 से 4 मिलियन डॉलर के बीच है। हालांकि अरबों डॉलर के ड्रग ऑपरेशन के लिए यह एक छोटी सी रकम है। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने समुद्र के नीचे इस विशालकाय को खोजने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उन्हें सफलता नहीं मिली है। नार्को पनडुब्बियां, जिन्हें पूरी तरह से पानी में डूबने योग्य जहाज भी कहा जाता है, अब तक केवल जमीन पर ही खोजी गई है। यानी एक बार समुद्र में पहुंच जाने के बाद उनका पता लगाना लगभग असंभव है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और नई तरकीबें और तकनीकें विकसित की हैं, जिनमें थर्मल तकनीक, ड्रोन और सोनार का इस्तेमाल शामिल है। लेकिन अभी तक उसे केवल कम क्षमता वाले जहाजों पर ही सफलता मिली है, जबकि पूरी तरह से पनडुब्बी वाले जहाज तो बिल्कुल ही मायावी लगते हैं। लेकिन असली बात यहीं शुरू होती है। इन अदृश्य, पूरी तरह से पनडुब्बी वाले जहाजों की गहराई में एक संभावित प्रयोगशाला बनाए जाने की अफवाहों के बाद से, जिससे और भी ज्यादा उत्पादकता सुनिश्चित होगी, संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना को और भी ज्यादा सतर्क कर दिया गया है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन सभी कार्टेल देशों की जमीन और तटों पर अमेरिकी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने की धमकियां दे रहे हैं, जिनका अस्तित्व संयुक्त राज्य अमेरिका की शांति के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसी और भी खबरें हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही कार्टेलों, खासकर मैक्सिकन कार्टेलों पर हमले के बाद की स्थिति का अनुकरण कर रहा है, क्योंकि उन्हें कोलंबिया से पार्टी पाउडर का पेलोड मिला था और वे इसे अपने फेंटेनाइल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको सीमा पार ले गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समय की भारी बर्बादी साबित होगा। दरअसल वे इस बात पर जोर देते हैं कि संभावित छापों के जवाब में कार्टेल उत्पादन और तस्करी की नई तकनीकें ईजाद करेंगे, फेंटेनाइल प्रयोगशालाओं को मेक्सिको के दूसरे इलाकों में स्थानांतरित करेंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में उत्पादन जारी रखेंगे। हालांकि इस विशेषज्ञ विश्लेषण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन यह तय नहीं है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका कोलंबिया और मेक्सिको के तट पर कार्टेल प्रयोगशालाओं पर अपनी नौसेना तैनात करने का मौका छोड़ देगा, सारी सावधानी और लाल फीताशाही को ताक पर रखकर, या बस यूं ही बेपरवाही से खेलता रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद। जब तक आप यहाँ हैं, अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखें। वहां मिलते हैं।